स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के संस्थापक श्री जे एन टाटा, इनके जीवन के बारे में और इनका जो सफ़र रहा है अपना अपने बिजनेस में या फिर इन्होंने जो संपत्ति निर्माण किया है, संपत्ति निर्मित जो की है और उन्होंने जो भारत की प्रगति में जो योगदान दिया है, इससे आप और मेरे जैसे सामान्य निवेशक क्या सीख सकते हैं। मेरा नाम परेश है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरएन नंबर है 334516। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी म्यूचुअल फंड योजना का पिछला रिटर्न कितना भी अच्छा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही रिटर्न्स आते रहे। तो टाटा ग्रुप के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा। ये कुछ आंकड़े हैं जो शायद से आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होंगे। 150 साल से ज़्यादा इनका इतिहास रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। इनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। तो 180 बिलियन 180 बिलियन डॉलर इनका एग्रीगेट रेवेन्यू है सारी कंपनीज का, जो टाटा ग्रुप के ब्रांड के अंदर या टाटा ग्रुप की छत्र छाया में बहुत सारी कंपनीज हैं। उनका सबका रेवेन्यू अगर मिला है तो 180 बिलियन डॉलर है। बहुत ही बड़ी रकम है ये। दुनिया में कुछ चंद ही ऐसे बिजनेस ग्रुप होंगे जो इस साइज के हैं, इस आकार के हैं। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में इनका प्रेजेंस है और 6 कॉन्टिनेंट्स, 26 कंपनियां हैं ग्रुप की जो शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी है अब तक, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 300 बिलियन डॉलर है। तो देखिए, किसी भी तरह से आप अगर देखें तो टाटा ग्रुप एक बहुत ही बड़ी संस्था है, बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रुप है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद से कुछ ज़्यादा ग्रुप नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ 20 या 25 ग्रुप रहेंगे जो इस साइज के, इस आकार मान के हैं। और इनका जो शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। एक इंडेक्स है जिनको निफ्टी इंडिया टाटा ग्रुप इंडेक्स बोलते हैं, जो टाटा ग्रुप की जितनी सारी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है उनका परफॉर्मेंस अगर हम इनकी तुलना करें पिछले कुछ एक 20 साल से ज़्यादा, ये जो इंडेक्स है टाटा ग्रुप का, ये अप्रैल 2005 में बनाया गया था। और अगर हम इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए, जो निफ्टी 50, जो जिसको मेन लाइन इंडेक्स बोला जाता है, शेयर बाजार की जब भी बात होती है तो निफ्टी 50 के ने क्या रिटर्न्स दिए ये देखा जाता है। तो टाटा ग्रुप का जो इंडेक्स है, मतलब टाटा ग्रुप की जो सारी कंपनियां हैं उनका शेयर बाजार में जो उनके शेयर बाजार में जो रिटर्न्स आए हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स से भी ज़्यादा आए हैं पिछले 20 सालों का अगर हम कालावधि देखें तो देखिए, पिछले 20 सालों में जो टाटा इंडेक्स है उसने लगभग 15% का रिटर्न दिया है। वही निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है कुछ 13.3% का। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो संपत्ति निर्माण हुआ है, ये जो इतना बड़ा ग्रुप बना है, इसकी शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए से हुई थी, जब 29 साल के जमशेद जी नसरवांजी टाटा, जिनको हम आज जे एन टाटा या जमशेद जी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी चालू की थी जिनमें इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 21,000 रुपया। जे एन टाटा, ये जो व्यक्ति है, इनको भारत के इंडस्ट्री के पितामह बोला जाता है और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, ये कोई गलत नहीं होगा ये बोलना, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, और देखिए इनका कालावधि देखिए, 1880 1870 की बात हो रही है जब भारत एक सॉवरिन कंट्री जिसको जिसको बोलते हैं, या जो स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं था। भारत जो था वो एक ब्रिटिशों की कॉलोनी थी। भारत के ऊपर ब्रिटिशों का राज था, जो सारे निर्णय लिए जाते थे, जो सारा शासन होता था वो इंग्लैंड से चलाया जाता था। देखिए, ऐसे कालावधि में जब भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जब यहाँ पे कोई अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, कोई स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इतने बड़े सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना, ये कोई कम बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। और इसीलिए मैं इनको ट्रू विजनरी कहूंगा। विजनरी ये जो शब्द है,
अंग्रेजी शब्द है जिसका अगर हिंदी भाषांतर करें तो वो हो सकता है पथदर्शी या फिर दूरदर्शी। लेकिन ये जो शब्द है वो आजकल बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग किया जाता है। हर दूसरा आदमी विजनरी लीडर है, विजनरी मैनेजर है, विजनरी पॉलिटिशियन है, जो भी है। लेकिन अगर इस शब्द का सही मायने में सही अर्थ अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से भारत में शायद ही कोई और बिजनेसमैन होगा, शायद ही कोई और फिलांथ्रोपिस्ट होगा, फिलांथ्रोपी मतलब समाज सेवक होगा, अ, जो या जिनके जीवन को या जिनकी व्यक्तिमत्व को हम विजनरी बोल सकते हैं। ये मेरी निजी राय है, लेकिन ये बहुत ही लंबे अभ्यास के बाद ये राय बनी हुई है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में अ, स्वतंत्रता मिलने से पहले और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी शायद से यही एक व्यक्ति है जिनको आप सही में विजनरी बोल सकते हैं। तो इनका प्रवास ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने दिया है। 1859 में इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश किया। और ये जो इन्होंने पूरे जो टेक्सटाइल सेक्टर था इंडिया का, टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़े बनाना। तो कपड़े बनाने का जो क्षेत्र था, कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री थी, इनको उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। लेटेस्ट मशीनरी, नए नए तरह के मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल किए अपने फैक्ट्रीज में। जो अपने मजदूर थे, जो उनके फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए या उनकी तरफ इनकी जो प्यार था और जो जो लगाव था उनको अपने मजदूरों के बारे में, वो उस समय में शायद किसी के पास भी नहीं था। इन्होंने बहुत कुछ काम किया है अपने मजदूर और उनकी उनके फैमिलीज के अ, का अच्छा होने के लिए, जैसे कि मेडिकल केयर या फिर प्रोविडेंट फंड। इस तरह के काफ़ी सारे जो टेक्निक, जो आज आज जो ये सारी सुविधाएं जो है वो स्टैंडर्ड हो गई है। मतलब आप किसी भी फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे एक अस्पताल रहेगा, वहाँ पे जो मजदूर रहेंगे उनको इंश्योरेंस रहेगा। कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस की तरफ से उस मजदूर को या उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन मिलता है। लेकिन 1870 में ये कोई चीज़ें थी ही नहीं। देखिए, इस समय में श्री जे.एन. टाटा ने ये सारी चीज़ें अपने कंपनी के में जो काम कर रहे थे उनके लिए देना शुरू किया था। अब देखिए, अपने जीवन के आखिरी कुछ 20-25 साल में इनके 3 बड़े सपने थे। उसमें से एक था कि भारत में एक स्टील कंपनी, एक भारत की खुद की स्टील कंपनी बननी चाहिए। ये पहला सपना था। दूसरा जो सपना था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो जिसको जल विद्युत बोला जाता है, पानी से जो ऊर्जा बनती है, अ, ये उनका दूसरा सपना था कि ऐसा एक प्रोजेक्ट भारत में आए। और तीसरा सपना था कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत में। उस जमाने में 1870-1880 की बात हो रही है, कोई ऐसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉलेज नहीं था जो अ, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हो या फिर बहुत अच्छी वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही हो। तो ये इनका तीसरा सपना था। अ, दुखद बात यह है कि ये तीनों सपने इनके देहांत होने से पहले पूरे नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने बहुत ही लगन से काम किया था ये तीनों सपनों के ऊपर। लेकिन इनके बाद जो इनके फैमिली मेंबर्स थे, इनके जो ग्रुप में और काम करने वाले कर्मचारी थे, इन्होंने बड़ी लगन से इनके तीनों सपने पूरे किए। जो पहला सपना था कि इनको एक भारत में एक स्टील कंपनी बनानी थी, तो 1912 में टाटा स्टील ये कंपनी शुरू हुई और स्टील का उत्पाद भारत में शुरू हुआ। दूसरा जो सपना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये 1910 में पूरा हुआ जब टाटा पावर कंपनी शुरू हुई। और जो तीसरा सपना था वो 1909 में पूरा हुआ, उनके देहांत के, उनके निधन के 5 साल बाद, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू की गई थी। अभी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, 1870 या 1850 से आप देखिए कि जब भारत में ब्रिटिशों का अमल था या ब्रिटिश शासन में भारत चल रहा था या भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तब यहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स आए थे, जो भी अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, उनका भारतीयों की तरफ देखने का दृष्टिकोण जो था वो बहुत ही घटिया था। देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन जो काफी कुछ लोग जो भारत में
रह के जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग भारत में थे, उनका भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण, भारतीयों की तरफ देखने का दृष्टिकोण और भारतीय संस्थाओं को या बिजनेस की तरफ देखने का दृष्टिकोण बहुत ही घटिया तरह का था। तो ये जब एक फ्रेडरिक अपकॉट थे, सर फ्रेडरिक अपकॉट, जो चीफ कमिश्नर थे उस वक्त ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर पेनिनसुलर रेलवे, मतलब जो भारत में जो रेलवे का नेटवर्क बनाया वो ब्रिटिशों का योगदान है। तो उनके चीफ रह चुके थे भारत में। और जब इन्होंने सुना 1890 या 1900 के समय पे कि जे एन टाटा एक भारत में एक स्टील बनाने की फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो ये इनके शब्द हैं। और ये उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ये शब्द रजिस्टर हुआ है, तो ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। तो इनका क्या क्या, ये इंग्लिश, ये वो अंग्रेज थे तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मैं इनको इसका मतलब आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो ये बोल रहे थे कि क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि टाटा भारत में ब्रिटिश मानकों के अनुसार स्टील बनाएगी? ये उनका सवाल था। अगर ऐसा होता है, वो आगे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है, मतलब अगर टाटा भारत में ब्रिटिश मानकों के अनुसार स्टील का उत्पाद करती है, तो उनके फैक्ट्री में बनाया हुआ स्टील मैं खुद चबा के खा जाऊंगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि ये भारत में संभव ही नहीं है, कि स्टील बनना ब्रिटिश मानकों के उस क्वालिटी का स्टील बनना संभव ही नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर टाटा ने स्टील बनाया भारत में, तो वो स्टील इतने लोअर क्वालिटी का होगा कि कोई भी आदमी उसको चबा के खा सकता है। ये उनके उद्गार है, या ये उनका कोट है। हुआ क्या देखिए, 1912 में ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इमेज है। 1912 में स्टील का पहला टुकड़ा तैयार किया गया टाटा स्टील के साक्ची प्लांट में, जो मेरे ख्याल से अभी साक्ची जो छोटा सा गांव था, उसका नाम अभी जमशेदपुर कर दिया गया है जे एन टाटा की स्मृति में। तो इन्होंने जो भी क्रिटिक्स थे, जो भी इनकी क्षमता पे शक कर रहे थे, या जो भी इनके सपनों पे शक कर रहे थे, जे एन टाटा ने खुद और बाद में उनकी कंपनी में काम काम करने वाले कर्मचारियों ने उन सारे शक को, उन सारे संदेहों को पूरी तरह बर्खास्त कर दिया अपने काम से और अपनी क्वालिटी से। देखिए, टाटा ग्रुप आज भी एक वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। वैल्यू ड्रिवन मतलब क्या, इनके अपने कुछ सिद्धांत है और उस सिद्धांत के अनुसार वो चलते हैं। ये उनके 5 सिद्धांत है। आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके ये पढ़ लीजिए। इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सलेंस, पायनियरिंग एंड यूनिटी, ये इनके 5 सिद्धांत है। और आज भी टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चलने का प्रयास करती है। तो देखिए, आप और मेरे जैसे जो छोटे निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड हो या कहीं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इनकी इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? तो पहली सीख ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं या बड़ी बड़ी संपत्ति का जो निर्माण होता है, वो छोटी छोटी चीजों से ही शुरू होता है। देखिए, $300 बिलियन का मार्केट कैप शुरू हुआ था 21,000 रुपये 1868 में। हालांकि उस जमाने में 21,000 रुपया भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन देखिए वो 21,000 रुपया कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, कैसे बढ़ के आज $300 बिलियन तक पहुंचा हुआ है। तो आपको भी अगर संपत्ति का निर्माण करना है, आपको भी अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है, तो उसके लिए आपको कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है कि कब कुंडली में आसार बने कि मैं निवेश करूं। आज आप एक जो सिप है, जो मंथली सिप जाता है, वो ₹500 से आप किसी म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। और कोई कोई स्कीम्स ऐसी हैं जो ₹250 में भी आपको सिप करने की अनुमति देती है। तो देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ज़्यादा देर इंतजार ना करें, ज़्यादा देर प्रतीक्षा ना करें। आप ₹500 का एक सिप चालू कर दिए, जितना भी आपसे होता है उससे आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। देखिए, इतना समय लगा उनको अपने सपने पूरे करने का। काफी जो उनके 3 जो सबसे बड़े सपने थे, वो तो उनके निधन के बाद ही पूरे हुए। तो यही कारण है कि इक्विटी को एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालीन एसेट क्लास माना जाता है। इस यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया कि इक्विटी को दीर्घकालीन एसेट क्लास क्यों माना जाता है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख लीजिए। तीसरा तीसरी बहुत बड़ी सीख है कि इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। आपको अच्छे कंपनियों के शेयर में ही निवेश करना है। ओनली क्वालिटी बिजनेस
businesses run transparently and ethically by competent management will generate wealth over a long horizon. मतलब अच्छे बिजनेस, जो अच्छे लोग अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस आगे जाके बढ़ते हैं। ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है बेसिकली। अगर मैंने इस चैनल पे एक वैल्यू कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। और और एक सबसे बड़ी बात है इनके जीवन से, देखिए मैंने इनके जीवन के बारे में और इनके कार्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अगर वो सब मैं अभी आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा चल सकता है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। लेकिन इनके जीवन की और इनके कार्य की एक सबसे बड़ी ख़ासियत या सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि इन्होंने हमेशा से अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया। और अगर जब श्री जे.एन. टाटा को लगता था कि कोई व्यक्ति अच्छा है, तो वो सारी हदें पार कर देते थे उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए। जब ये स्टील प्लांट बनाना चाहते थे 1890 में, जब इनके मन में ये कल्पना आई थी कि भारत में अपना खुद का एक स्टील प्लांट होना चाहिए, तो देखिए 1890 में जमशेद जी जो थे वो भारत के एक सबसे अमीर लोगों में इनका नाम शामिल था। इनके पास उस वक्त की सारी मॉडर्न सुविधाएं थी। अगर वो चाहते थे तो किसी अखबार में एक ऐड दे सकते थे कि मुझे स्टील इंडस्ट्री के एक्सपर्ट चाहिए, अपना अपना सीवी या अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इस पते पे भेज दें। वो कुछ टेलीग्राम भेज सकते थे यूरोप में, यूएस में, या फिर वहाँ के अमेरिकन या यूरोपियन अखबारों में ये वो इश्तेहार दे सकते थे कि मैं एक स्टील प्लांट शुरू करना चाहता हूँ, जो भी एक्सपर्ट्स है मुझे अपना इंफॉर्मेशन या बायोडाटा इस पते पे भेज दे। लेकिन उन्होंने 1902 के साल में अमेरिका विजिट किया। अमेरिका में ये अमेरिका अमेरिका तक इनका प्रवास रहा। वहाँ जाके उन्होंने कुछ एक 10-12 अलग-अलग जो वहाँ पे स्टेट है, वहाँ के राज्य हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या स्टील मैन्युफैक्चरिंग ये जो इंडस्ट्री थी, उस समय बहुत आगे बढ़ रही थी। ऐसे प्रवास उन्होंने किया, ऐसे उन्होंने सफ़र किया, बहुत सारे लोगों को मिले। उनके बाद इन्होंने जो 2 उस वक़्त के अमेरिका के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब क्या, धातु विज्ञान जिसे बोला जाता है। उनके जो एक्सपर्ट्स थे जूलियन केनेडी और सीएम वेल्ड, इनसे वो फाइनली मिले। इतने सारे लोगों के मिलने के बाद इन्होंने ये 2 लोगों का चयन किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था ये जो है ये बहुत ही इनकी एक्सपर्टीज़ है स्टील मेकिंग में। और इन्होंने उनको कन्विंस किया कि इंडिया आए, भारत आए। उस वक्त भारत आना बहुत ही कठिन माना जाता था, काफ़ी लोग भारत आने से डरते थे। अ, ऐसे समय में इन्होंने इतने बड़े एक्सपर्ट्स को अमेरिका जाके कन्विंस किया कि आप भारत आए और हमें मदद करें स्टील प्लांट बनाने में। एक दूसरा एक अच्छा पॉइंट है कि इनके जो बाकी सारे दोस्त थे या मेंटर्स थे, या मेंटर्स मतलब मार्गदर्शक, तो इनके अगर आप नाम देखोगे तो ये स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड रे। लॉर्ड रे ने इनको इन्फ्लुएंस किया या इनको बहुत प्रभावित किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी एक संस्था भारत में शुरू की जाए। और फिरोज शाह मेहता ये भी एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे उस समय के। और फिरोज शाह मेहता के जो विचार थे, राजकारण, राजनीति, या फिर समाज सेवा, इनके बारे में, तो इनसे भी ये काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो ये रहा है इनका सफ़र। तो देखिए सारांश ये है, इतने जो भी हमने पिछले 15-16 मिनट डिस्कस किया है, तो ये सबसे बड़ा सारांश ये है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अच्छी कंपनियों में निवेश करना है, जिनका बिहेवियर या जिनका जो व्यवहार करने का तरीका है वो बहुत ही पारदर्शी हो। और जो क्वालिटी कंपनीज हो, देखिए ये नॉन निगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है तो आपको ऐसी कंपनियों में के शेयर्स में ही निवेश करना है जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका जो व्यवहार करने का तरीका है वो बहुत पारदर्शी है, और जो अच्छे बिजनेसेस में अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर कर रही है। दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको ऐसे ही प्रमोटर के कंपनियों में निवेश करना है जो एथिकल है, ट्रांसपेरेंट है एंड फेयर इन डीलिंग विद देयर स्टेक होल्डर्स। देखिए जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश करते हैं तो आप बड़ी ही विश्वास से अपनी जो पूंजी है, हार्ड अर्न मनी जिसको बोला जाता है, कि पैसा कमाना कोई आसान बात है नहीं। आप
बड़े परिश्रम से आपने पैसे कमाए हैं, और ऐसे पैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों की कंपनियों में ही निवेश करना है जो आपके विश्वास का गलत फायदा ना उठाए। ऐसे बहुत सारे नहीं बोल सकता, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स मतलब कंपनी के ओनर्स, जिनका ये इतिहास रह चुका है, इनका जो बर्ताव है शेयर बाजार में या फाइनेंशियल बाजार में, वो काफी बुरा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, मतलब आप कंपनी कितनी पारदर्शी तरीके से चला रहे हो, कितने अच्छे से आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हो, इसमें काफी सारी चीजें आती है। फंड डाइवर्जन मतलब इन्वेस्टर से, मतलब निवेशक से पैसे लो एक एक काम के लिए, वो पैसे निवेश करो किसी और ही काम के लिए। आप मानिए, कोई कंपनी है जो शायद से स्टील बना रही हो, और उसके प्रोमोटर ने आपसे पैसा लिया ये बोल के कि मैं इसको इसी कंपनी में निवेश करूंगा, और पैसा लेने के बाद मान लीजिए कि उसने किसी और कंपनी में उसको निवेश कर दिया, कि जूते बनाने वाली कंपनी में या कपड़े बनाने वाली कंपनी में। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप जब किसी को पैसा दे रहे हैं, तो आपने उस इंडस्ट्री का या उस कंपनी का अभ्यास करके निवेश किया है, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा उसी इंडस्ट्री में, उसी प्रोडक्ट में निवेश हो जाए। तो ये होता है फंड डाइवर्जन। दूसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब झूठ बोलना, स्पेशली ऑन रिकॉर्ड निवेशकों को। ये भी काफी बार होता है, अपने एनुअल रिपोर्ट में, या कोई प्रमोटर हो या मैनेजमेंट हो अपने ऑडिटर्स के साथ झूठ बोलते हैं, या फिर अपने बोर्ड के साथ झूठ बोलते हैं, और ये सारी बातें बाद में बाहर आ जाती है, कभी ना कभी आ ही जाती है। तो और तीसरा है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो अल्पसंख्यक निवेशक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब अल्पसंख्यक निवेशक, जिनका किसी कंपनी में ज्यादा हिस्सा तो रहता है नहीं, तो इसलिए हम कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकते। लेकिन देखिए, फिर भी आप और मैं फिर भी हिस्सेदार ही है, शेयर होल्डर्स ही है। अगर आपके हित की बाधा करने जैसा कोई निर्णय अगर कोई प्रमोटर लेता है, या उनका इतिहास रह चुका है कि ये जो अल्पसंख्यक निवेशक है, उनके हित के खिलाफ निर्णय लेते हैं, तो ऐसी कंपनी में आपको बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। अगर आप श्री जे एन टाटा का जीवन क्रम देखें, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास प्रयास करते थे। उन्होंने कभी भी गलत लोगों के साथ वो जुड़े नहीं, और अगर शायद से जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी से वो जुदा भी हो गए। तो आप जो भी आपके सलाहकार हैं, निवेश करने के सलाहकार है, या फिर ब्रोकर्स है, या फिर और जो निवेशक है जिनके साथ आप जुड़ जाएंगे शायद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कि कौन सी स्कीम अच्छी है या कौन से कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ जुड़े। जो गलत सोशल मीडिया ग्रुप्स है, जैसे काफी बार अभी जो फ्रॉड्स भारत में सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई आपको ऑटोमेटिकली किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता है, और वहाँ पे फिर वो टिप्स आने चालू हो जाते हैं कि इस कंपनी का शेयर डबल होने वाला है कुछ दिन में, इस कंपनी का शेयर ट्रिपल होने वाला है कुछ दिन में, और आप बिना देखे उसमें निवेश कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये जो शेयर्स रहते हैं, इनको ऑपरेटर शेयर्स बोलते हैं। ऑपरेटर शेयर्स मतलब क्या, इन कंपनियों में कुछ दम नहीं रहता है। उसमें से ज्यादातर कंपनियां तो, वहाँ पे कोई बिजनेस भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ बुरे लोग रहते हैं जो जिनको पैसा कमाना होता है, इसलिए वो आपको फोर्स करते हैं कि इस कंपनियों में निवेश करें ताकि उनके शेयर प्राइस बढ़े। और कुछ हद तक एक बार उनकी शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। नुकसान आपका हो जाता है। जो सामान्य या फिर अल्पसंख्यक निवेशक है, आप और मेरे जैसे, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसे कंपनियों के शेयर में निवेश ना करें। और फाइनली ये है कि वेल्थ इज जनरेटेड ओनली ओवर लॉन्ग टाइम होराइजन। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है, तो आपको एक दीर्घ अवधि देना पड़ेगा। ये ऐसी ऐसी कंपनियों के शेयर में आप निवेश ना करें जो कुछ ही दिन में आपको डबल या ट्रिपल का गारंटी दे रही है। अ, ये ऐसे कंपनियों के शेयर ज्यादातर बाजार में चलते हैं नहीं। शायद से आपको दिखेगा कि एक कम अवधि के लिए अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है कुछ लोगों को, उनके पैसे डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन आप देखेंगे इसमें से ज्यादातर कंपनियां आगे जाके पूरी तरह क्रैश हो जाती है। इनके इनके जो शेयर प्राइस है, वो लगभग जीरो तक आ जाते हैं, और जिन्होंने निवेश किया था वो अपने पूरे पैसे गवा देते हैं। तो आपको अच्छी कंपनियों में निवेश करना है, और उसके बाद पेशेंस रखना है। अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में अगर उसके शेयर के जो भाव है वो थोड़े नीचे गिर भी जाए, आपको लॉस भी दिखे, तो आपको चिंता करनी नहीं है, आपको वो शेयर्स निकालने नहीं है। और ये बात म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए भी लागू है।
अगर आपने पूरी अभ्यास के साथ अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है, आपको पता है कि इनका जो निवेश करने का तरीका या निवेश करने की रणनीति बहुत ही अच्छी है, तो फिर आपको फिर आपके पोर्टफोलियो में थोड़े दिन लॉस भी आए तो भी डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, उसको चलते देने रहना है। देखिए, अच्छी कंपनी या अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम एक लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न दे देगी। इसकी गारंटी नहीं है, ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं दे सकता इक्विटी मार्केट्स में या शेयर बाजार में, लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, अगर आपको संपत्ति निर्माण करना है, तो शेयर बाजार में वो एक दीर्घ अवधि में ही संभव है, छोटी अवधि में संभव नहीं है। तो ये कुछ दो किताबें हैं। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं टाटा ग्रुप का जो इतिहास रहा है, या श्री जे एन टाटा का जो जो जीवन रहा है, उनका जो कार्य रहा है, उनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये दो किताबें आप पढ़ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9757309269, या फिर ये क्यूआर कोड करके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप ऑनलाइन तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम भविष्य में ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।